बोलते हैं मैं मदद कर रहा हूं, हमारे प्रधानमंत्री एक जुमला बोल देते आप उस कर्नाटका की बच्चियों के बारे में कि बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो, मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं और प्रधानमंत्री के चेले और उनके तंजीम के लोग अचानक शाल पहन के आ जाते हैं। बीजेपी तो बड़ी बड़ी बातें करती है, हमने विकास किया, हमने काम किया, मगर बितरी विधानसभा में ना गवर्नमेंट कॉलेज बना, ना अस्पताल बना, और फिर ट्रांसपोर्ट नगर तो बन गया, लेकिन बाबा ने शुरू नहीं किया उसको अब तक। ट्रांसपोर्ट नगर तो बना दिए, फिर तिरिया निजामत खां में यहां पर कौन सा काम किया आपने बताइए? गर्ल्स कॉलेज नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है तिरिया निजामत खां में, मगर वहां पर बोलेंगे नहीं नहीं ओवैसी की बात में मत आओ वरना बीजेपी आ जाएगी। अरे क्या हमको तुम ये डरा रहे हो बीजेपी से? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या देश में अगर बीजेपी तो ओवैसी की वजह से 300 एमपी बीजेपी के जीत गए, इसलिए जीते क्योंकि अखिलेश और बीएसपी में ताकत नहीं थी बीजेपी को रोकने के लिए। तुम्हारी निकम्मेपने से बीजेपी आई है, तुम्हारी नाहेली की वजह से अखिलेश बीजेपी आई है। अगर कल भी आती है तो तुम उसके जिम्मेदार होगे। तुम्हारी नाहेली, तुम्हारा निकम्मापन और तुम्हारा कोई मेहनत करने का जुस्तजू तुम्हारे पास नहीं है। तुमको पार्टी अपनी विरासत में मिली और इंशाअल्लाह ताला तुम इस विरासत को खत्म कर दोगे हमेशा के लिए, हम जानते हैं। तुम्हारा वो दावा छोड़ो एम वाई, अब खाली तुम वाई वाई करते रहो, एम तुमको बाय बाय करके जा चुका है इंशाअल्लाह ताला। अब आप देखिए बीजेपी की सरकार यहां पर है, क्या किया बाबा की सरकार ने? कुछ नहीं किया। फिर बोलते कि हमने पूरे क्रिमिनलों को भगा दिया, हर क्रिमिनल भाग चुका है, माफिया भाग चुका है। तो हमारी गाड़ी पर किसने गोली चलाई थी? कौन हमारी जान लेने की कोशिश किया 6.5 फीट से? कहां से उनको वो तफंचा मिला? मोदी जी भी बोले कि पूरे माफिया जेल को चले गए। मोदी जी ये जेल को क्यों नहीं गए थे? ये कौन थे ये लोग? ये कौन से किसकी औलाद थी ये तो गोडसे की नाजायज औलाद हम पर गोलियां चलाई। इनको बाबा ने नहीं देखा, इनको मोदी जी ने नहीं देखा। आप कहते हैं कि पूरा माफिया भाग गया, जेल में चला गया। अरे भाई ये माफिया कौन है? इनको कौन इस तरह की नफरत इनके जहनों में डाल चुका है कि 80-20 की बात करने से इनमें नफरत नहीं पैदा होती? क्या गर्मी और सर्दी पैदा करने की बात से नौजवान में नफरत नहीं पैदा होती? कि ठोक दो की पॉलिसी से नफरत नहीं पैदा होती? बताओ तुम जिम्मेदार हो अगर रेडिकलाइजेशन हुआ है तो हजरतनाथ उत्तर प्रदेश की सरकार रेडिकलाइजेशन की जिम्मेदार है, जिसकी बिना पर लोग बुलेट पर भरोसा करते हैं, बैलेट पर नहीं करते हैं। इस पर कोई बात नहीं करेगा। हमको कहते हैं जेड कैटेगरी ले लो। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जेड कैटेगरी। हमको हमारी जान की अहमियत मालूम है, मगर अगर मेरी जान की सुरक्षा, मेरी जान की हिफाजत उस वक्त होगी जब वो बच्ची जो नकाब पहनकर कॉलेज जा रही, वो भीड़ उसको घेर लिया, उसकी हिफाजत नहीं कर पाए तो अब उसकी हिफाजत नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश में 22 अल्पसंख्यक समाज के नौजवानों को CAA के प्रोटेस्ट में गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। क्या उनकी जान मेरी जान से कम थी क्या? आप उनकी जान की हिफाजत नहीं कर पाए। आपने एनकाउंटर के नाम पर जेल में गोली लगी। बताओ इसका कौन जिम्मेदार है? क्रिमिनल भाग गए, कोई क्रिमिनल नहीं भागा। क्रिमिनल भी है, माफिया भी है, सब है यहां पर। बीजेपी की सरकार ने मुजफ्फरनगर कांड में जिन अपने बीजेपी के लोगों पर मुकदमा थे उसको वापस लिया, सुप्रीम कोर्ट में कहा। ये समाजवादी की सरकार चार्जशीट नहीं डाली। कौन मिला हुआ है फिर किससे?
घर किसका बर्बाद हुआ, खेत किसकी वीरान हुई, इबादतगाह किसकी वीरान हुई, बच्चे किसके यतीम हुए, किसकी मां और बहनों की इज्जत लूटी गई। आपको तो कुछ होता नहीं है, निशाने पर हम आ जाते हैं, मगर आप डराते हैं बीजेपी से हमको कि वोट दे दो। मैं आपसे अपील कर रहा हूं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अब हिम्मत से और अपने हौसलों को बुलंद रखिए और अपने इस हिस्सेदारी की लड़ाई में हिस्सा लीजिए। तीसरी बात, कल देश के प्रधानमंत्री एक वर्चुअल रैली में कहे कि मैंने ट्रिपल तलाक का कानून मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया। प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ट्रिपल तलाक का कानून देश के मुस्लिम महिलाओं के लिए लाया और कह रहे हैं कि आपको पसंद है कि कोई बच्ची घर को आ जाए। प्रधानमंत्री जी, आपका मुस्लिम महिलाओं से मोहब्बत का दावा फरेब है, झूठ है, झूठ है। आपको मोहब्बत अगर होती तो आप पार्लियामेंट में अपनी 2 स्पीच हुई राज्यसभा लोकसभा में, आप जो कर्नाटका में बीजेपी की सरकार है, आप उन बच्चियों के बारे में कहती कि बेटियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या हिजाब पहनो, मगर तुम पढ़ो, पढ़कर काबिल बनो, देश का नाम रोशन करो। मगर प्रधानमंत्री बोलते मैं ट्रिपल तलाक का कानून लाया। ये शादी के मामलात में अब कह रहे हैं कि 18 से 21 साल कर दिया, इतनी मोहब्बत क्यों है? ये शादी के इंस्टीट्यूशन से बीजेपी पीछे क्यों बढ़ जाती है? ट्रिपल तलाक का कानून आप लाए, क्या कानून है मालूम आपको? वो कानून ये कहता है कि अगर कोई मर्द या शौहर जो बदमाश किस्म का होता है वही ट्रिपल तलाक देता, ट्रिपल तलाक दे देगा तो कानून मोदी जी का ये बोल रहा है कि शादी नहीं टूटती मगर केस बुक होगा और जेल को जाएगा। अब जेल को चला गया, कोर्ट ने उसको सजा दे दी 2 साल की, तो शादी नहीं टूटेगी। हमारी बहन 2 साल तक उस बेवकूफ का गधे का इंतजार करेगी। वो जेल से जब निकलेगा तो मोदी जी कह रहे हैं कि मेरी बहन तेरी शादी भी नहीं टूटी, और जब वो जेल से निकलेगा तो तू जेल के सामने चले जा, सीतापुर की जेल के सामने चले जा और बैंड बाजे के साथ जा, और जब तेरा वो निकम्मा गधा निकलेगा तो उसको गाने से इस्तकबाल करना कि बहाओ फूल बरसाओ मेरा महबूब आया। ये करें, ये कानून है, ठहरो जिंदाबाद के मार रहे, ये कानून बना दिया। 2 साल तक क्यों रुकेगी प्रधानमंत्री? वो क्यों रुकेगी? मगर प्रधानमंत्री के पास जवाब नहीं, मैंने कानून बना दिया। अरे अगर तुमको कानून बनाना था तो हमने तजवीज पेश की कि जब मुसलमानों में शादी होती है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, जन्म जन्म का साथ नहीं होता है ना। हमारे लिए एक ही जिंदगी है, वो भी बहुत परेशानी से गुजार रहे हैं। हमको मालूम, हमको घर जाना है। लोग हमसे पूछते तुम इतना भड़काओ क्यों बोलते? हम बोलते हम घर में नहीं बोल सकते, भड़ास पब्लिक में आके निकालते हैं। ये पूछ लो जो शादीशुदा है, पूछ लो उनसे। असल बी टीम तो हम घर में बन जाते हैं। इन दीवानों को मालूम नहीं हम कहां की बी टीम है। अब आप बताइए कि ट्रिपल तलाक का कानून प्रधानमंत्री बना दिए, मुस्लिम महिलाओं को कुछ फायदा नहीं हो रहा, मगर प्रधानमंत्री को इज्जत मिलना ना, मैं ये कर दिया। भाइयों बहनों मित्रों, क्या हुआ? जो निकम्मा 3 बार ट्रिपल तलाक बोलता था उसको छोड़कर भाग रहा है, छोड़कर भाग रहा है। डिजर्शन कहते हैं उसको, छोड़कर भाग रहा है, देख लो आप। और फिर यह कानून में क्या है? वो हमारी बहन कोर्ट में जाकर उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि इसने 3 मर्तबा कहा। अब उसकी तारीख में कौन आएगा? वो निकम्मे का बाप आएगा, उसका ससुरा आएगा, कौन आएगा? जिंदगी बर्बाद कर दी मुस्लिम महिलाओं की एक गलत कानून बनाकर। मगर बोलते हैं मैं मदद कर रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री एक जुमला बोल देते आप उस कर्नाटका की बच्चियों के बारे में कि बच्चियों पढ़ो, चाहे निकाब पहनो या मत पहनो, मगर पढ़ो, देश को आगे बढ़ाओ, देश को ताकतवर बनाओ। मगर प्रधानमंत्री खामोश बैठे हैं और प्रधानमंत्री के चेले और उनके तंजीम के लोग
अचानक शाल पहन के आ जाते हैं। प्यारे, ये शाल की फैक्ट्री तुम्हारे पास अचानक कहां से खुल गई थी? मगर अगर तुम शाल पहन के आ रहे, एक बात समझ लीजिए आप, भारत के संविधान के तहत हर किसी को इजाजत है कि वो कुछ भी कपड़ा पहने और कुछ भी खा सकता है। सरकार नहीं बोल सकती मैं क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है पुट्टुस्वामी का। प्रधानमंत्री नहीं कह सकते कि ये कपड़ा पहनो या दाढ़ी कम करो या दाढ़ी बढ़ाओ या बाल कम करो या बाल मत कटाओ। ये मेरा फैसला है। और हिजाब, निकाब, ये मुस्लिम महिलाओं के लिए कुरान की आयत है और ये हमारे दीन का, रिलीजन का एक एसेंशियल फीचर है और हम इस पर अमल करेंगे। अभी हमारे सामने एक बहन मीडिया की आई थी, उन्होंने आकर पूछा कि भाई ये क्यों बुर्का निकाब आप लोग पूछते। बोला मैडम मैं आपसे क्या कह रहा हूं, आप नहीं पहने तब भी मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने तो ये नहीं कहा कि तुम बुखार हिजाब पहनकर मेरा इंटरव्यू लो। आप भाई आप नहीं पहनना है मत पहनिए, मगर जो पहन रहे आपको पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? देख, ये बीजेपी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? आपको दर्द हो रहा है आपको? क्या यमन की एक लड़की को नोबेल प्राइज नहीं मिला हिजाब पहनी हुई लड़की को? आपको उसकी फिक्र नहीं है। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको अपनी एक सियासी ताकत को, क़ियादत को बनाना है उत्तर प्रदेश में, जो आपकी तकालीफ को, आपके मसाइल को उठा सके। बीजेपी को जरूर हराइए, मगर याद रखो तुमने समाजवादी बसपा को खैरात के तौर पर वोट तो दिया, उनके घर महलात में तब्दील हो गए, उनका परिवार आसमान की ऊंचाइयों पर चला गया। क्या तुमको नजर नहीं आता कि तुम उसी झोपड़ी में हो, उसी टूटे घर में हो, उसी किराए के घर में हो? उस परिवार को तुमने क्या क्या दे दिया जो गरीबी के एतबार से 30 साल पहले बराबर थे? तुम्हारे पास क्या है? तुमने क्या हासिल किया? तुमने कुछ हासिल नहीं किया। तुमको सिर्फ डराया गया कि देखो अगर ऐसा नहीं करोगे तो वो आ जाएगा, ये आ जाएगा। याद रखो दुनिया में अगर आए हैं तो एक ही बार मरने आए हैं, कोई 2 बार नहीं मरेगा। ये डर डर कर घुटन की जिंदगी नहीं गुजारो। एक बार अच्छा फैसला ले लो और अपनी पार्टी के हक में वोट दो, ताकि इन लोगों को मालूम हो जाए जो आपका एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, डरा कर वोट हासिल कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं उम्मीद के नाम पर वोट हासिल करो। और जिन लोग, जो ताकतें, जो साजिशें कर हम पर गोलियां चलाए, मैं उनसे भी कह रहा हूं मैं मौत से नहीं डरता। तुम एक नहीं फिर से चलाओ। अगर अल्लाह नहीं चाहेगा तो बचूंगा, अगर अल्लाह चाहा तो जाऊंगा, मगर जब तक रब्बे करीम जिंदा रखेगा मैं तुम्हारी ताकत से अपनी जबान को बंद नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे गोलियों से अपनी जबान को नहीं बंद करूंगा। मैं सच्चाई को बयान करता आया हूं अल्हम्दुलिल्लाह और सच्चाई को बयान करता रहूंगा। और पितरी की जनता से, उत्तर प्रदेश की जनता से और उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज से, अति पिछड़ा समाज से, गरीबों से, मजलूमों से कह रहा हूं सच्चाई यह है कि आपके वोट की अहमियत नहीं है। आपके वोट की अहमियत उस वक्त पैदा होगी जब आप मजलिस को और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के अपने हक में वोट का इस्तेमाल करें। हम किसी पार्टी के गुलाम नहीं है, ना हम किसी पार्टी के उनके पास जाकर भीख मांगने वाले। आपने अब तक वोट दिया, अब वोट लो अपने आज से। और यहां से मजलिस के जो उम्मीदवार हैं तौफीक प्रधान को यहां से विधायक बनाकर इंशाअल्लाह आप उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भिजाइए। मैं माजरत चाहता हूं, मैं और देर ठहर कर बोलना चाह रहा था, मगर यहां से हमको अब संभल जाना है। तो अगर कोई शैतान रास्ते में है तो बाबू आ जाओ, हम संभल जा रहे हैं। सलाम वालेकुम।